वो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो बनाए गए हैं वो कितने लीगली एयरटाइट हैं, उसमें क्या कमियां और खामियां हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील एडवोकेट शेख शकील। शकील साहब, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे चाहूँगी कि ये जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो ये है कि इसमें जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वही SRO 202 वाली हैं। यहाँ पर एक क्लास 4 का भी जो एम्प्लॉय है उसका भी 5 साल का प्रोबेशन होगा, तो लोग ये समझना चाहते हैं कि वो 5 सालों में आखिर प्रोबेशन में क्या सीखेगा। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक के बाद एक जो मजाक जो है वो खेला जा रहा है, जिसे कहते हैं। हमने सोचा था कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हुई है, तो शायद बेहतरी होगी, लेकिन एक तो इतनी कन्फ्यूजन। मैं ये सुबह से ही मैं रूल्स को स्टडी कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 था हमारे, जब हमारी स्टेट थी यहाँ पे। तो यहाँ पे असामियाँ जो थी वो कैडर्स डिफाइन किए गए थे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नौकरियाँ होती थी वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऊपर एडवर्टीज होती थी। इसी तरह जो डिविजनल कैडर की पोस्ट होती थी वो डिविजनल कैडर, स्टेट कैडर। डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में बताया गया था, पे स्केल के हिसाब से डिफाइन किया था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर कौन सा है, डिविजनल कैडर कौन सा है और स्टेट कैडर कौन सा है। अब जैसे हमारे टीचर की वैकेंसी आप ले लीजिए, क्लास 4 की जूनियर असिस्टेंट अप टू द लेवल ऑफ सीनियर असिस्टेंट जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज होती थी। लेकिन अब ये जो नई अमेंडमेंट जिसे कहते हैं रूल्स में आई है, और इस अमेंडमेंट के ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अब फ्लड गेट जो हैं वो तमाम लोगों के लिए, तमाम जो डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए खोल दिए गए हैं। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनको हम क्लियर ये कर दें कि अगर क्लास 4 वैकेंसी अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई हुई है तो उस वैकेंसी के लिए पूरी यूटी के जो डोमिसाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो मिलेगी 10 मार्क्स जो हैं सिर्फ एडिशनल मार्क्स होंगे जो ज़िला उधमपुर का ही या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का ही रहने वाला है। लेकिन मज़ेदार बात जो है, मैं पल्लवी जी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें जो चीज़ हिट कर रही है कैंडिडेट्स को भी, और जो मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, हाउ ए कैंडिडेट who is belonging to Dudu or Basantgarh, a candidate who is belonging to a far-flung area, which is not a backward area in either Ramban district or Doda district or Udhampur district, how he will be competing with the candidates of Jammu district से कहते हैं। देखिए, मुकाबला होता है among equals, competition is always among equals, लेकिन जिस तरीके से पहले तो मोनोपोली थी, जिस तरह मैंने आपको ये कहा, तो रामबन वाले अप्लाई करेंगे। अगर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है तो सिर्फ बांडीपुर वाले अप्लाई करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी जिसे कहते हैं दिक्कत ये है, अप्लाई सभी करेंगे, लिस्ट तो मेरिट वाइज बनेगी, लेकिन ये है कि जो मखसूस ज़िले का जो कैंडिडेट है उसको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। और ऊपर से जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात की कि ऑलरेडी जो हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो पिछले 4-5 सालों से शोर मचा रहा है 202 के खिलाफ, जिसमें कि मतलब अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अगेंस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ J&K, 2 साल से 5 साल तक जिसे कहते हैं प्रोबेशन, और फिर उसके बाद मिनिमम ऑफ द पे स्केल, बेसिक पे ही आपको मिलेगी, जो कंसोलिडेटेड सैलरी है। आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं है, आपको कोई जिसे कहते हैं कि जीपी फंड नहीं है, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको 5 साल तक इंतज़ार करना है। वही बंदिश जिसे कहते हैं, वही बंदिशें जो हैं वो इस नए ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं 2020, और फिर उसके बाद भी ये चीज़ कही जाए कि नौकरियां दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर के लिए, फ्लड गेट खोला गया एम्प्लॉयमेंट का। मुझे ये लगता है कि ये जो जितनी भी त्रुटियां हैं, जो त्रुटियां ऑलरेडी आज 4-5 सालों से जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जिसको हाईलाइट कर रहा है, मुझे लगता है ऑल दीज, और रूल्स जिस तरह पहले थे, डिस्ट्रिक्ट कैडर पूरा डिफाइन था, डिविजनल कैडर पूरा डिफाइन था। और जब तक मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, देखिए
रिजर्वेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था पल्लवी जी? जब हमारी जो कंसेप्ट था, जिसे कहते हैं, कंसेप्ट यही था कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो अभी जनरल लोगों के साथ compete नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये, पहले भी मैंने कई बार आपको ये चीज़ कही है कि आप जम्मू के साइंस कॉलेज के स्टूडेंट का मुकाबला दिल्ली के सेंट स्टीफन्स के स्टूडेंट के साथ जो है वो नहीं करवा सकते। ये आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो एक्स्ट्रा वेटेज दी गई है कि होम डिस्ट्रिक्ट को 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, डिवीजन को 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि इसके लीगल, अगर आपको वेटेज देनी है तो आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दे सकते हैं, आपका और कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि ये कारण है जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं, क्या कोई भी लीगल ग्राउंड्स हैं और क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? देखिए, बात है, आपने एक तरफ से जो एक बार था डिस्ट्रिक्ट कैडर का, एक तो आपने पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो बार था आपने उसको खत्म कर दिया, जिसे कहते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आप किसी को रोक नहीं सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट ये कहती है कि एम्प्लॉयमेंट के मसले में, जिसे कहते हैं, वो कहते हैं यू हैव टू ट्रीट स्टेट एज ए यूनिट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक जो रैशनल क्लासिफिकेशन है आप उसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, पहले भी किसी भी कोर्ट ने हमारे रूल्स एंड 2010 नो कोर्ट स्ट्रक डाउन एनी रिक्रूटमेंट मेड ऑन डिस्ट्रिक्ट बेसिस। आपने नहीं सुना होगा कि किसी पटवारी की सिलेक्शन क्वैश हुई है या किसी टीचर की सिलेक्शन क्वैश हुई है, जिसे कहते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज हैं, जो स्टेट कैडर की पोस्टें हैं, उसमें आपने ये देखना है कि जो एंटायर स्टेट शुड बी ट्रीटेड एज वन यूनिट। लेकिन आप इस किस्म का जो क्राइटेरिया है, आप ये क्राइटेरिया लेट डाउन कर सकते हैं और सक्सेसफुली हमारी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK में आप ये देखिए इसी तरह चलता आ रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलती थी। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा पल्लवी जी, आप देखिए जितने अच्छे लेक्चरर्स, जितने अच्छे टीचर्स आपको वो पूंछ के डिग्री कॉलेज में नहीं मिलेंगे। आप ये देखिए, अभी हमारे नए 141 डिग्री कॉलेजेस हमारी में हैं, 141 डिग्री कॉलेजेस आर हेयर। क्या आप मुझे बताइए, जो वैकेंसी पोजीशन GGM साइंस कॉलेज में है, क्या आपको माहौर में है? क्या आपको डोडा के जो दूर दराज जिसे कहते हैं एरियाज़ में जो कॉलेजेस बने हैं, क्या वहाँ पे हैं? ऐसी बात नहीं है। तभी मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप इस किस्म के रूल्स बनाएं, आप ये चीज़ भी देख लें कि ये जो रियासत है इसकी टोपोग्राफी देखिए। आप देखिए कहाँ जम्मू है, बनी जो है बसोली से भी 92 किलोमीटर्स है। आप ये देख लीजिए। आप बनी के बच्चे को ये कहेंगे कि वो जम्मू के बच्चे के साथ उसको compete करना है, लेकिन प्रेफरेंस उसको सिर्फ ये है कि उसको बीइंग ए पर्टिकुलर कठुआ डिस्ट्रिक्ट आप उसको 10 नंबर दे दें। लेकिन जो मेरिटोरियस बच्चा है उसको उन 10 नंबरों से कुछ लेना देना नहीं, वो उसका जंप इतना ज़्यादा होगा कि वो ही विल बी परफॉर्मिंग बेटर से कहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की है, ऊपर से इन्होंने ये जो फ्लड गेट खोल दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इनफैक्ट यहाँ के लोगों की डिमांड है क्या? और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो क्या है? यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं है, यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ अल्टीमेटली आ जाके लोगों की जो अट्रैक्शन है, जो शौक़ है, वो यही है कि मैं पढ़ लिख कर रोजगार हो जाऊंगा, नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। वही सरकारी नौकरी की जहाँ तक हम बात करें तो जितने भी अब स्टेट के एम्प्लॉयज हुआ करते थे, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी बन गए, वो सभी लोग जो हैं यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज हो गए। अब भी ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो सभी के सभी यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज हो गए। किसी भी और यूनियन टेरिटरी में ये देखने को नहीं मिला कि आपका 5 साल का प्रोबेशन है। यहाँ पर क्लास 4th की पोस्ट के लिए भी 5 साल का प्रोबेशन। ये आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अक्लमंदी है? पल्लवी जी, कहा तो ये गया था कि जम्मू कश्मीर का विकास करना है। जो हम सुनते हैं, लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो लोग जिन्होंने बड़े बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के लिए लिए, और जो लोग, मैं ये कहूँगा, जो रूलिंग पार्टी के यहाँ पे भी जो जम्मू में एक्सटेंशन काउंटर्स हैं, उनके भी जो यहाँ स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हमें यहाँ का विकास करना है, यहाँ नौकरियाँ देनी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता यहाँ किस किस्म से पहले ऑर्डर्स निकलते हैं, फिर उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में जब चीज़ें आती हैं, जब लोगों की इनको पल्स मालूम होती है, फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि ये
कैंपेन है, इसे कहते हैं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इनको ग्राउंड लेवल से, जब ये कि अवाम खुश नहीं है, कि ज़मीन इनके पांव तले से खिसकना शुरू हो गई है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कॉरिजेंडम निकलता है और फिर उसके बाद दुरुस्तगी होती है और फिर उसके बाद दोबारा इसे कहते हैं नया नोटिस आता है और फिर उसके बाद उसका भी श्रेय जो है वो लिया जाता है। दिस इज़ हाउ दी थिंग्स आर मूविंग। जब हम देख रहे हैं पिछले 5 अगस्त से इसी तरह पहले एक आर्डर होता है या आर्डर होने से पहले पब्लिक डोमेन में कोई बात डाल दी जाती है, रिएक्शन इनवाइट किया जाता है, फिर उसके बाद पल्स एग्जामिन की जाती है और फिर उसके बाद दुरुस्तगी की जाती है। अब देखिए जिस वक्त से ये स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 सामने आए हैं, हमारी यूटी के हर खित्ते से जिसे कहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन लोग, आप देखिए बुखारी साहब जो हैं अपनी पार्टी के प्रमुख, उनका भी बयान आया, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा ये एंटी यूथ है और उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, वो लोग जो हुकूमत की लाइन टॉक करते हैं, जो हुकूमत की मदद करते हैं खुल के, उन लोगों ने भी कह दिया कि ये एंटी यूथ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरी भी यही गुजारिश रहेगी हुकूमत से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का और इम्तिहान जो है वो मत लें। इस किस्म के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, जो एंटी यूथ हैं, जो कि मैं समझूंगा कि जो हमारी रियासत के दूर दराज पसमानदा इलाकों के बच्चों के खिलाफ हैं, इसमें अमेंडमेंट लाई जाए। यही मैं बात करना चाहूँगी एज क्राइटेरिया को लेकर कि एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 40 साल तक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40 से वो 48 साल हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप डेली वेजर हैं तो 5 साल की और रिलैक्सेशन मिलती है, तो 53 ईयर ओल्ड भी जो है क्लास कर सकता है। जबकि क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th है, मैक्सिमम 12th है। तो अब एक 10th क्लास का जो मैट्रिक पास आउट है वो भी अप्लाई करेगा क्लास 4th के लिए की जॉब के लिए, और वहीं एक 53 और ओल्ड भी जो है वो भी अप्लाई कर सकता है क्लास 4th के अप्लाई के लिए, हालांकि उसकी सर्विस ही कितनी बची है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इट इज़ हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप देखिए पल्लवी जी, हमारी स्टेट में 60,000 डेली वेजर्स कंसोलिडेटेड, जिनमें कैजुअल वर्कर्स जो कि इसेंशियल सर्विसेज में मुब्तला हैं। और आपने देखा होगा, अब जर्नलिज्म आप कर रहे हैं बड़ा सीरियस, पिछले 5-6 सालों से आपने देखा होगा कि ये लोग सड़कों पे आते हैं, अपना लिबास के साथ होते हैं, इनके बस्ते जो स्कूलों के वो इनके साथ होते हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे, इनकी बीवियां, ये लोग जो हैं मिनिमम वेजेस के लिए चिल्ला रहे हैं, ये लोग अपनी रेगुलराइजेशन के लिए चिल्ला रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ए बोनस, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम सम गुड पैकेज, से कहते हैं उनको आप 53 ईयर ओल्ड जो मैन है जिसकी अब सर्विस 4 या 5 साल है, उसको कहा जा रहा है कि तू पहले कंपटीशन में बैठ, 75 मार्क्स, फिर उसके बाद जिसे कहते हैं तुझे हम बनाएंगे क्लास 4 एम्प्लॉय। मैं ये समझूंगा इट इज़ आर्बिट्रेरी, इट इज़ इर्रेशनल। वो भी क्लास 4 लगने के बाद 5 साल प्रोबेशन भी देना पड़ेगा। तो मुझे खुद भी जिसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आती, इतनी रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी है हमारे इस यूटी में, बड़े एफिशिएंट जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म का कानून जो है ये बनाया है। क्या किसी से मशवरा लिया पहले, क्या किसी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, क्या इसको एडवोकेट जनरल साहब से वेट करवाया या नहीं करवाया? मुझे लगता नहीं है कि मतलब वो लोग, आप देखिए टोटल 60,000 हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स मिला के मैं 5 लाख लोग बनते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन 60,000 लोगों को जिसे कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि आप पहले रिटर्न टेस्ट दीजिए, आपको हम एज रिलैक्सेशन देंगे, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दैम एट पार विद द वेजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट जिसके लिए वो चिल्ला रहे हैं, उनको मिल नहीं रही हैं। 14,000 से लेकर 18,000 रुपये इनको महीने का मिलता है। और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके बच्चे भी हैं, और क्या एक लाइफ विद डिग्निटी, क्या 14,000 से लेकर के 18,000, और वो भी उनको तनख्वाह कब मिलती है? जब फंड्स आते हैं। आप देखिए किसी कमिश्नर सेक्रेटरी का या एमडी का सुन लीजिए, अक्सर यही एक्सक्यूज़ होती है अभी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर पल्लवी जी ये
काम करते हैं, ये जो हमारे घरों में पानी आ रहा है, ये जो हमारी बिजली ये जो चल रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ 24/7 ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आज उनको इनाम क्या दिया जा रहा है? उनको इनाम यह दिया जा रहा है कि आपको रिटन टेस्ट देना है, आपको रिटन में बैठना है, आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद वो कंपटीशन भी बढ़ गया जिसे कहते हैं, क्योंकि अब ये कंपटीशन जो है ये तमाम डोमिसाइल्स के बीच में है। उस डेली वेजर को जिसे कहते हैं उसको मुकाबला करना है जम्मू के मैट्रिक पास का या जम्मू के 12th का, जो डोडा में है, जो गंदोह में है, जो हंदवाड़ा में है, जो बांडीपुरा में है। तो उसके लिए कंपटीशन हो गया। 18 से लेकर 53 तक जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये देख लीजिए कि मतलब मुझे लगता है उनमें से कई लोग अब शायद नाना भी बन गए होंगे या दादा भी बने होंगे। आपको पता है गाँव में जल्दी शादी हो जाती है, तो पोते भी देखेंगे कि उनका दादा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि अक्सर जब होती है तो उसे लीगली चैलेंज किया जाता है कि इसमें ये फ्लॉ है, लीगली चैलेंज हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लोगों को लगाया जाता है, उसके बाद उन्हें डिसएंगेज कर दिया जाता है तो वो भी कोर्ट पहुंच जाते हैं। इस रिक्रूटमेंट रूल्स में आपने लीगल फ्लॉज देखे हैं जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ये बात है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, पल्लवी जी आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इट इज़ ए नेशनल वेल्थ, सुप्रीम कोर्ट कहती है। और जब भी आपने इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इट शुड बी कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 14 एंड 16, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। मैं आपको फिर यही बात कह रहा था कि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी थी, जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट था 2010 का, उसमें प्रॉपरली डिफाइंड था कि स्टेट कैडर क्या है, डिविजनल कैडर क्या है और डिस्ट्रिक्ट कैडर क्या है। और डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब ये है, जिसका मैंने आपको समझाया, एक पर्टिकुलर पे स्केल फिक्स किया गया था अप टू द लेवल ऑफ द सीनियर असिस्टेंट या गवर्नमेंट टीचर से कहते हैं। ये लोग डिस्ट्रिक्ट कैडर की कैटेगरी में आते थे और प्लस क्लास 4, ठीक है। अब आपने किया क्या, आपने जो एक वेल था उसको लिफ्ट कर दिया, आपने एक पर्दे को हटा दिया और आपने सबकी एंट्री जो है वो आपने कर दी। अगर आपकी मंशा ये थी कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म, इसे कहते हैं क्राइटेरिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये जो 10 नंबर या 5 नंबर ये जो आपने इसको फर्दर कैटेगराइज किया, ये किस हिसाब से, ये किस बेसिस पे आपने किया? एक तरफ से आप कहते हैं कि यू वांट टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल, व्हेन योर इंटेंशन इज दैट यू वांट टू ओपन द रिक्रूटमेंट फॉर ऑल, you further categorized that you are giving them 10 concessional marks to the particular resident of that domicile. जिसे कहते हैं, आप कहेंगे कि एक इल्यूजन क्रिएट की जा रही है कि वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि भाई बाकी कहीं पर इस तरीके का क्लॉज नहीं है कि यू हैव टू बी रेजिडेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, हम भी नहीं रखेंगे, लेकिन वेटेज हम दे देंगे। कहीं पर ऐसा नहीं है कि 5 साल की प्रोबेशन है लेकिन हम रख देंगे। तो यू आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन दैट यू आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री व्हाइल कीपिंग द रूल्स which kind of address your needs. देखिए, पढ़ रहा था अपने किसी साथी का, वो भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि इट इज़ अदर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 370 थ्रू बैकडोर, ठीक है। एक तरफ से आप पूरे नेशन में, एक तरफ से आपका लोगों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं 1 नेशन 1 टैक्स 1 लॉ, ठीक है। फिर आप खुल के, आप जिसे कहते हैं, फिर आपने फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास क्यों दिलाया कि दैट वी विल बी प्रोटेक्टिंग योर जॉब्स एंड वी विल बी प्रोटेक्टिंग योर लैंड्स आल्सो? क्यों? फिर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जब आप एट पार विद नेशन लाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप कह दीजिए ना, फिर आपने ये डोमिसाइल भी क्यों बनाया? फिर आपने डोमिसाइल में जो 31 मार्च वाला नोटिफिकेशन आपने उसको अमेंड भी किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते भी थे आपने वो भी इंट्रोड्यूस किया, जिसे कहते हैं, पहले सिर्फ लेवल 4 तक रखा था, फिर आपने वो लेवल भी हटाया बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर। एक तरफ से आपको पब्लिक परसेप्शन को भी देखना है, प्रेशर को भी देखना है, लेकिन साथ में आप ये भी कहते हैं कि हमें आपको नेशन के साथ भी चलना है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर है इनको यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम का, जिसे कहते हैं, 370 तो आपने हटा दिया जिसे कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जो ऑफ शूट्स हैं, और पर्टिकुलरली इनको ये मालूम है कि क्योंकि जम्मू में पर्टिकुलरली, मैं आपको एक चीज़ साफ कहूँगा, बिकॉज जम्मू इज़ अ फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द पार्टी विच इज़ इन पावर, तो वो जम्मू के हितों को देखते हुए, मैं आपको साफ बात कहूँगा, इसमें बिल्कुल भी कश्मीर का हित नहीं है। पर्टिकुलरली ये लोग जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी
सर्व करना चाहते हैं। और इनको मालूम है कि जम्मू के लोग जो हैं उनको अपनी ज़मीन से, अपने जॉब से बहुत लगाव है, जिसे कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खोना नहीं चाहते। तभी उन्होंने क्या किया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर को इंटैक्ट रखा है, या मतलब डिस्ट्रिक्ट कैडर उठा तो लिया है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए देखिए हमने आपको उसमें रखे हैं ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के ही जिसे कहते हैं लोग जो हैं उसमें ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। आखिर में शकील साहब आपसे समझना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। एक टीचर की पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप गांव में सबसे पढ़े लिखे हैं तो रहबर तालीम आप टीचर लग जाएंगे। अगर किसी और कोई सिटी में है उसको अप्लाई करना है तो उसे SSRB के थ्रू फॉर्म भरना है, क्लियर करना है, मेरिटोरियस होना है, उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी। तो इतनी सारी डिफरेंट तरीके हैं। एक वहीं दूसरी ओर ये देखने को मिलता है कि एक्चुअल लोग लग रहे हैं, उन्हें डिसएंगेज किया जा रहा है, दोबारा एक और सेम तरीके का SRO लगा के दोबारा कंट्रैक्चुअल बेसिस पे लगाए जा रहे हैं, दोबारा निकाला जा रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो पल्लवी जी, मैं आपकी बात से यहाँ पे जॉब्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक गिफ्ट्स। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखिए रहबर तालीम मैक्सिमम जिसे कहते हैं नालायक लोग जिनको सिलेक्शन बोर्ड नहीं मिलनी थी, ये एक मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और शफी उड़ी साहब ने इसको कंसीव किया था। आइडिया बहुत अच्छा था कि जो लोकल जो कैंडिडेट है, जो लोकल हैमलेट का मेरिटोरियस कैंडिडेट है, और ताकि वो उसको अपनाइयत होगी अपने गांव में और अपने स्कूल में वो जाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसमें 3 से लेकर 5 साल का आपने पीरियड मुकम्मल करके एट पार जिसे कहते हैं जनरल लाइन टीचर आपने बनना था। इसी तरह यहाँ पे रहबर ज़राअत हुआ, इसी तरह यहाँ पर रहबर जंगलात हुआ, बहुत सारे रहबर हो गए जिसे कहते हैं। और बेसिक मकसद क्या था, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इंट्रोड्यूस टू इंडक्ट पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ कही है, यहाँ पे MLA कौन बनता है, मिनिस्टर क्यों बनता है, ये अट्रैक्शन क्यों है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और लोग उसके घर में क्यों जाते थे सुबह सुबह जिसे कहते हैं, शाम को उसके घर में रौनक क्यों लगी होती थी, वो इसलिए होती थी लोगों को पता या मिनिस्टर जो है वो हमारी नौकरी लगवाएगा। और आप ये देख लीजिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो 2015 के थे, उसमें इवन जो गस्टेड पोस्टें थी उसमें भी लोग गस्टेड नौकरियों के ऊपर रेगुलराइज हुए। अगर आप डेंटल सर्जन कंट्रैक्चुअल पे लगे हैं, अगर आप सर्जन या मेडिकल ऑफिसर लगे हैं जिसे कहते हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर, तो उस लेजिस्लेशन की वजह से हो गए। अगर आप रेंज ऑफिसर ग्रेड 2 लगे हैं, आप फॉरेस्टर लगे हैं, आप देखिए लाखों की तादाद में, मैं आपको ये कहूँगा बिकॉज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट रूल्स, ये जो पॉलिसी ऑफ रेगुलराइजेशन थी, और दिस पॉलिसी वाज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं उसमें जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसी सोर्स के थ्रू ही आपको एंट्री लेनी है। लेकिन लाखों के हिसाब से लोगों को जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू बैकडोर। मैं कहूँगा ये थ्रू बैकडोर ही था, रूल्स को एक तरफ रखा गया। तो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई ये जम्मू कश्मीर में इस तरह क्यों, हालांकि इस बात के ऊपर मैं केंद्र सरकार को भी ज़रूर कहूँगा कि जो ये बार बार कहती है यहाँ करप्शन थी, डेफिनेटली यहाँ करप्शन थी, ठीक है, मुझे मालूम है, मैंने इतनी पिटीशंस की हैं, I have got so many judgments of throwing these backdoor appointees out of their services। लेकिन कितना हम लड़ते हैं, हमारे पास जो आया हमने सामने लाया जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ लोगों ने जिसे कहते हैं गुलछर्रे उड़ाए जिसे कहते हैं, ऐश की जिसे कहते हैं। और आज वही लोग जो नॉन गस्टेड, जैसे कोई इंस्पेक्टर एक्साइज था, मैं आपको बताऊंगा हमारे एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, उनका बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर लगा, आज वो ETO है। हमारे दिलावर मीर साहब हैं, उनका बेटा बैकडोर इंस्पेक्टर एक्साइज लगा, आज वो ETO है। और कल किसी जम्मू कश्मीर के ज़िले में KS में इंडक्शन होने के बाद वो डिप्टी कमिश्नर होगा। तो यहाँ पे इस किस्म के बड़े हमारे जिसे कहते हैं लाडले बच्चे, मैं इनको कहता हूँ, ये हमारे लाडले बच्चे हैं, ये क्लास हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन बच्चों की नौकरी लगानी बहुत ही ज़रूरी थी, वरना जम्मू कश्मीर शायद भारत का अटूट अंग नहीं रहता।
साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि जो पार्टी इन पावर है उन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, जो वोट बैंक एसेंशियली जम्मू है उसे खुश करने के लिए एक 370 के तरीके को की इल्यूजन को ही वापस क्रिएट करने की कोशिश की है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से तो रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हटा दिया, लेकिन एक्स्ट्रा वेटेज आप देंगे, डिवीजन में भी सेम चीज़ आप करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सर्विस रूल्स बनाए गए हैं उसमें जिस तरीके के सर्विस रूल्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।